नमस्कार साथियों। कैसे हो आप लोग। जैसे आप लोगों से बात हुआ था कि हमारा जो पहला वीडियो आपने देखा था इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट ऑफ मैंगो। साथियों, हमने इस पूरे टॉपिक को, चूंकि थोड़ा बड़ा सा विषय था, 3 हिस्से में कवर करने का प्रयास किया। पहले हिस्से में हम लोग मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मैंगो, वो वीडियो आपके सामने हमने रखा है। आज हम लोग बात करेंगे मेजर डिजीज ऑफ मैंगो। तो चलिए, मेजर मैंगो डिजीज क्या है और उसका मैनेजमेंट टूल क्या होंगे, इस पर आज बात करते हैं। और इसके क्रम में हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे कि कौन कौन सी डिजीज हैं मैंगो के, जो कॉमर्शियली एक फार्मर को, एक स्टूडेंट को जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहले बात करेंगे हम लोग पाउडरी मिल्ड्यू की। दूसरे में बात करेंगे हम लोग एंथ्रेक्नोज की। तीसरे में बात करेंगे हम लोग मैंगो मालफॉर्मेशन के। दोस्तों, जो आम के मेजर बीमारियां हैं, डिजीजेज हैं, उसमें पाउडर मिल्ड्यू एक, यूं कह सकते हैं ना कि नंबर 1 की बीमारी है। नंबर 1 इस मतलब कि इसका नुकसान बहुत ज्यादा है। अब आप किसान हैं तो जाने कि इस पहले तो इसका सिम्टम्स क्या है, और सिम्टम्स पहचान ली तो मैनेजमेंट क्या है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि अगर आप किसान के रूप में आप इसके सिम्टम का इंतजार बिल्कुल ना करें कि आपके बाग में इसका इन्फेक्शन होगा और इसकी लक्षण दिखाई देगा तो आप मैनेजमेंट करेंगे। इसको खास तौर पर पाउडरी मिल्ड्यू की और इंसेक्ट में हापर की, ये कहा जाता है कि हमेशा आप सावधानी बरत कर रखें। आप एक पहले ही ये बीमारी या ये कीड़े आने से पहले एक छिड़काव प्रोटेक्टिव स्प्रे जरूर करें। अब प्रोडक्टिव स्प्रे किसका करना है और कब करना है, वो हम लोग मैनेजमेंट में चर्चा करेंगे। अगर ये बीमारी आ गई तो उसके लक्षण क्या है। दोस्तों, आप इस फोटो को देखें तो आप एक क्लियर है कि इस पाउडरी मिल्ड्यू की पहली बीमारी हमारी है मिल्ड्यू। मैंगो का पहले जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे पाउडरी मिल्ड्यू, तो इसका संक्रमण, इन्फेक्शन होता किस पर है। बिल्कुल आप ही बोलो। पेनिकल, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा लीव्स एंड ट्विग्स। मुख्य रूप से ये 3 पार्ट्स जो है इसके प्रभावित होते हैं इस बीमारी से। अब ये आपके सामने एक फोटो हम लोगों ने के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास किया। देखिए, ये मैंगो का टिपिकल इन्फ्लोरेसेंस है, और देखें तो आप बिल्कुल एक व्हाइट हिस्सा। तो इस बीमारी का लक्षण क्या है, सफेद रंग का पाउडर पेनिकल के ऊपर, इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर, नई पत्तियों के ऊपर या टहनियों के ऊपर एक सफेद रंग का पाउडर का यदि ग्रोथ हो। ये पाउडर है क्या, एक तरह का फंगल है, तो आप समझ सकते हैं ना, यह एक फंगल बीमारी है। इवन ये फ्रूटलेट्स पर, यानी जो स्मॉल फ्रूट है उसके ऊपर भी इस तरह इसके लक्षण देखे जाते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, सफेद रंग का पाउडर का डेवलपमेंट होता है। देखिए, आप बहुत ध्यान से देखें, यहां भी सफेद रंग का पाउडर बना हुआ है, यहां भी सफेद रंग का पाउडर बना है। इनिशियली ये बोर के, अगर बहुत ध्यान से, चूंकि फोटोग्राफ शायद आपको कितना स्पष्ट दिख रहा होगा, बोर के अंदर भी, ये तो बोर की जो है आपकी जो है, जो जिस पर बोर लगी हिस्सा है उसको देख रहे हैं आप, बोर के अंदर के हिस्से में भी ये सफेद पाउडर का संक्रमण हो जाता है। तो ये धीरे धीरे सफेद पाउडर ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है, धीरे थोड़ा डार्क भी हो जाती है। और इसका संक्रमण उन परिस्थितियों में बढ़ जाता है कब, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो। यदि इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, रेनफॉल हो गई है या क्लाउडी सा वेदर हो गया हो, तो इस बीमारी की लगने की संभावनाएं ज्यादा है। फिर आखिर
इससे नुकसान क्या हुआ, डैमेज क्या हुआ? जब ये बीमारी खासतौर पर हमारे जो पेनिकल पर इन्फ्लोरेसेंस पर ये अटैक करती है, तो आप देखें तो धीरे धीरे ये हिस्सा ब्लैकिश सा हो गया, ये हिस्सा ब्लैकिश हो गया, कमजोर सा हो जाएगा, लगेगा ड्राई कर रहा है, सूख रहा है। देखिए चारों तरफ से। तो जब ये हिस्सा, फ्लावर का हिस्सा, यहां तक कि अगर ये कई बार इसमें दाने लग जाते हैं ना, फ्रूट सेट कर जाते हैं, वहां तक के हिस्से में ये सूखने लगता है और धीरे धीरे क्या कर देता है, फ्लावरिंग स्टेज में है तो फ्लावर ड्रॉप कर जाते हैं। अगर फ्रूट सेट हो गया है, दाने फल के लग गए, उसके बाद इसका संक्रमण है तो फ्रूटलेट ड्रॉप कर जाते हैं। यानी कह सकते हैं इस बीमारी का जो लास्ट नुकसान है वो क्या है कि फ्रूट्स और फ्लावर दोनों को ड्रॉप हो जाते हैं। अब बात आती है कि इसका मैनेजमेंट कैसे करें। दोस्तों, अगर आप प्रोटेक्टिव मैनेजमेंट करना चाहते हैं, आपने लक्षण बिना लक्षण, इसे आमतौर पर हम लोग राय देते हैं कि आप किसान भाइयों को चाहिए कि इसके लक्षण का इंतजार न करें। जैसे आपके बाग में पेनिकल आ गया, बौर आ गई, तो पहला स्प्रे आप करें और दूसरा स्प्रे कब करें, जब फल लग जाए। किस चीज का स्प्रे करें, बार बार हम कहते हैं सही दवा सही मात्रा में और सही समय पर अगर आप करते हैं तभी ही सही लाभ मिलेगा और हमारे जो इकोसिस्टम उसका नुकसान भी नहीं होगा। तो सही दवा क्या है, अगर आपके पास सबसे अगर सस्ती दवा तो मैं कह सकता हूं वेटेबल सल्फर है। वेटेबल सल्फर, वेटेबल सल्फर कितना, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, प्रति 1 लीटर पानी में। अगर ये वेटेबल सल्फर नहीं मिला तो क्या करेंगे, कैलेक्सिन, कैलेक्सिन भी ना मिला, कैलेक्सिन की कितनी मात्रा डालना, 1 ml। तो आप क्या कर सकते हैं, कैराथेन, कैराथेन भी ना आपके पास उपलब्ध हो तो कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम। अब ये बात आती है कि कैराथेन की कितनी मात्रा, 0.5 to 1 ml और कार्बेंडाजिम का 1 ग्राम। ये जो भी मात्रा मैंने बताया ये प्रत्येक 1 लीटर के लिए है। अगर कैलेक्सिन का स्प्रे कर रहे हैं तो 1 ml प्रति 1 लीटर पानी में, कैराथेन का स्प्रे कर रहे हैं तो आधा से 1 ml प्रति 1 लीटर पानी में। इसी तरह से कार्बेंडाजिम का 1 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी में। कोई एक दवा दोस्तों, कोई एक दवा एक बार छिड़के और दूसरी दवा को दूसरे बार छिड़के। तो मैनेजमेंट के लिए हमने केमिकल्स का आपको सुझाव दे दिया और इसके सिम्टम्स आपके सामने रखा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरी बीमारी एंथ्रेक्नोज की। दोस्तों ये भी एक फंगल डिजीज है, काजल ऑर्गेनिज्म, आपको जरूर जानना चाहिए। अच्छा, इस बीमारी को पहचाने कैसे, इसके सिम्टम्स क्या है? इसमें क्या होता है, पहली बात इसमें लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर, ये मुख्य रूप से ऐसे भाग हैं, टहनियां यहां तक कि ट्विग्स, जिस पर स्मॉल ब्राउन कलर के बिखरे हुए स्पॉट्स बनते हैं। अब देखिए फोटोग्राफ में भी आप देख सकते हो, लिप्स के ऊपर स्मॉल ब्राउन बिखरे हुए स्पॉट्स दिखेंगे। अब फ्रूट्स में भी वही, शुरू में ही ऐसे लक्षण आते हैं कि फ्रूट्स के ऊपर, टहनियों के ऊपर बिखरे बिखरे से रहेंगे। धीरे धीरे ये जो स्पॉट्स हैं बढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे ये थोड़ा, ये जो फ्रूट्स का फोटो है इसमें थोड़ा सीवियर कंडीशन है। धीरे धीरे ये जो ब्राउन कलर का स्पॉट्स है बढ़ने लगते हैं और थोड़ा डार्किश होने लगते हैं और इनलार्ज होकर ये कई बार आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो इस बीमारी की पहचान क्या है, फल के ऊपर, पत्तियों के ऊपर बिखरे से
ब्राउन कलर के सिम्टम्स आए तो समझ लीजिए एंथ्रेक्नोज का प्रभाव है। अगर वहां आपके क्षेत्र का, आप जहां पर बाग बगीचा आपने लगा रखा है, वहां पर यदि वातावरण कैसे हो गई है, बारिश हो जाने के कारण, रेनफॉल के कारण, या क्लाउडी वेदर के कारण ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, तो इसके भी इन्फेक्शन की चांसेस ज्यादा होंगे। तो आपको मैनेजमेंट करना होगा। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, रेनफॉल ज्यादा है, तो इसके मैनेजमेंट के लिए आपको करना होगा। अब मैनेजमेंट कैसे करना है? इसका मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या करना है, हमें दो दवा, बहुत कॉमन दवा है, COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, या बाजार में ब्लाइटॉक्स के नाम से आता है, या दूसरा है कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम 1 ग्राम और ब्लाइटॉक्स 30 ग्राम। 30 ग्राम किस में? 10 लीटर, 3 ग्राम 1 लीटर पानी में, 3 ग्राम 1 लीटर पानी में। और इसका कार्बेंडाजिम का, जिसको बाजार में बावेस्टीन या अन्य उत्पादों के नाम से भी ये जाना जाता है, तो इसको आप 1 ग्राम 1 लीटर पानी में लें। इनका अच्छे प्रकार से घोल बनाओ। देखो, मेडिसिन तभी इफेक्टिव होगी जब वो उसका घोल अच्छा होगा। और इस ऐसा लक्षण आने के बाद आप यदि इनमें से 2 स्प्रे कम से कम आप करते हो 15 दिन के अंतराल पर, तो इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। 2 फंगल डिजीज की बात हो गई। अब अगला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैंगो माल फॉर्मेशन की। चलिए बात करते हैं मैंगो माल फॉर्मेशन। अभी ऊपर के 2 जो बीमारी थी वो थी फंगल। अब आप पूछोगे क्या ये भी कोई फंगल ही है, या वायरल है, या बैक्टीरियल है? मैंगो माल फॉर्मेशन, दोस्तों इस बीमारी में क्या होता है, जो प्लांट्स का 2 मेजर पार्ट है। एक तो कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट मतलब टहनियाँ, लीव्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस। अगर वही डिफॉर्म हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, तो उसको कहते हैं मैंगो माल फॉर्मेशन। आप इस फोटो में बहुत साफ देख सकते हो। देखो, ये अलग अलग 3 अलग अलग फोटो हैं। अगर आप ये देखें, ये एक नॉर्मल फ्लावर का पेनिकल का फोटो है। बिल्कुल हर पेनिकल क्लियर कट अपने अलग अलग पोजीशन में है। यह एक मैंगो माल फॉर्मेशन, जिसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव मैंगो माल फॉर्मेशन, रिप्रोडक्टिव मैंगो माल फॉर्मेशन। और इसको देखें तो ये हो गया आपका वेजिटेटिव मैंगो माल फॉर्मेशन। अब इसमें तीनों में क्या अंतर है, एक एक करके आपसे बात करेंगे। तो क्लियर तो है कि इसमें डिफॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो जाता है। जब वेजिटेटिव ऑर्गन हो जाए तो वेजिटेटिव मैंगो माल फॉर्मेशन कहते हैं। जब डिफॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाए, फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस हो जाए, तब उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव मैंगो माल फॉर्मेशन। दूसरी बात, क्या यह पूरे इंडिया में पाया जाता है? नहीं, इसका कह सकते हैं ना ज्योग्राफिकल वेरिएशन भी है और वैराइटल वेरिएशन भी है। कुछ वैरायटियां हैं जो हाईली ससेप्टेबल है, जैसे चौसा, और हाईली ससेप्टेबल
हाईली ससेप्टेबल चौसा है, और बॉम्बे ग्रीन, और अम्रपाली। ये कुछ हाईली ससेप्टेबल वैरायटी है। क्या कोई वैरायटी है जो रेजिस्टेंट भी है इस बीमारी से? दोस्तों ये क्वेश्चन, हाईली ससेप्टेबल का तो कई क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन अक्सर जो क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैंगो मालफॉर्मेशन का रेजिस्टेंट वैरायटी का नाम बताओ, वो बड़ा, क्योंकि उसमें बस सिंगल जवाब है, वो है रेजिस्टेंट वैरायटी भदावन, BHADAWAN। भदावन एक ऐसी वैरायटी है, कह सकते हैं कि फ्यूचर में, एक कमर्शियल वैरायटी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है इसका ब्रीडिंग पर्पस से इस बीमारी को सॉल्व करने में यूज किया जाए। तो भदावन जो है इस बीमारी से फ्री है। ये तो हो गई वैराइटल डिफरेंस। हमने कहा कि जियोग्राफिकल डिफरेंस भी है। ये साउथ इंडिया में बीमारी बिल्कुल नहीं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया के, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये कुछ टिपिकल एरियाज हैं जहां पर इसके अकरेंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको देख लिया वैराइटल डिफरेंस में जियोग्राफिकल डिफरेंस। अब बात आती है इसका कारण क्या है। ये साउथ में नहीं पाई जाती है, नॉर्थ में पाई जाती है, कुछ वैरायटी में पाई जाती है, कुछ वैरायटी में नहीं पाई जाती। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, फटाफट नोट करते रहिए। अगर इसे काजल ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या कह सकते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स है और कंट्रोवर्शियल भी है। कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल क्यों मैं कहा? एक तो इसका क्लियर कट काजल ऑर्गेनिज्म में आइडेंटिफाई ही नहीं है। कहा जाता है कि मल्टी मल्टी फैक्टर के कारण ये बीमारी है, तो मल्टी फैक्टर के कारण है तो इस नाते कॉम्प्लेक्स कहा गया। कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि इसके बहुत सारे साइंटिफिक कम्युनिटी ने अलग अलग कारण कोट किया है। कुछ लोगों ने कहा न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, किसी ने कहा फंगल है। आप देखोगे रिसर्च पेपर ढूंढोगे, किसी ने कहा वायरल है, किसी ने कहा फिजियोलॉजिकल, यानी ऑक्सीजन के कमी और एंटी ऑक्सीजन बढ़ने के कारण होता है। यहां तक कि कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि माइट के कारण भी हो सकता है बीमारी। तो देखें, कंट्रोवर्शियल हो गई, कितने सारे कारण आ रहे। तो यानी ये कॉम्प्लेक्स है, इसका काज कॉम्प्लेक्स है, फिजियोलॉजिकल भी है, हर वायरल भी माना गया, फंगल भी माना गया, न्यूट्रिएंट भी माना गया। तो दोस्तों इसका काजल ऑर्गेनिज्म बहुत स्पष्ट नहीं है। तो एग्जाम में आपको पूछा जाए तो उस हिसाब से आप ध्यान देना, उसके जो ऑप्शन उपलब्ध होंगे उसमें इसी तरह से होंगे, सारे नाम होंगे, लास्ट में हो जाएगा सभी कारण। तो सभी कारणों में आपको जाना होगा, या कॉम्प्लेक्स रीजन दिया होगा। अब बात आती है कि अब बात एक एक पकड़ते हैं, वेजिटेटिव मैंगो मालफॉर्मेशन क्या है और रिप्रोडक्टिव मैंगो मालफॉर्मेशन क्या है और मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। ओके, क्या कैसे मैनेज करें? अब एक एक बात करते हैं। देखिए, जब सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है तो मैनेजमेंट भी कॉम्प्लेक्स होगा, ये क्लियर है। समस्या का समाधान तभी होता है जब समस्या बहुत क्लियर कट आइडेंटिफाई हो। आप बताएं कि इसका कारण ही क्लियर कट आइडेंटिफाई नहीं है, तो मैनेजमेंट भी बहुत क्लियर कट आइडेंटिफाई नहीं होगा। चलिए, अब मैंगो मालफॉर्मेशन की पहली कैटेगरी क्या है? वेजिटेटिव मैंगो मालफॉर्मेशन।
वेजिटेटिव मैंगो मालफॉर्मेशन में क्या होता है, जो वेजिटेटिव ऑर्गेन्स है प्लांट के, लीव्स, ट्विग्स, नोड, इंटरनोड्स, ये डिफॉर्म हो जाते हैं। और कॉमनली ये जो सिचुएशन है वेजिटेटिव मैंगो मालफॉर्मेशन का, यंग प्लांट्स और सीडलिंग में तो अगर नर्सरी में आप देखोगे ना तो कॉमनली देखने को मिलते हैं। अब क्यों मिलते हैं, ये भी एक शोध का विषय है। इसमें होता क्या है, अगर आप इस फोटो को देखो, वेजिटेटिव मैंगो मालफॉर्मेशन जिसको हमने मार्क किया है, इसमें कहीं लीव्स बहुत स्पष्ट दिख रही है, तो क्या होगा, लीव्स इसमें बिल्कुल स्मॉल हो जाती है। अच्छा, लीव्स स्मॉल हो गई। दूसरा क्या होता है, जो ट्विग्स होती है ना, ट्विग्स में एक नोड होता है, एक इंटरनोड होता है, नहीं दो नोड के बीच के डिस्टेंस को इंटरनोड कहते हैं। एक पत्ती अगर लीव्स यहां लगी है तो एक लीव्स यहां लगनी चाहिए, तो प्रॉपर दिखता है। अगर ये सारे ये नोड्स और दो नोड्स की बीच की दूरी घट जाए तो क्या होगा, पत्ती एकदम पास पास आ जाएगी। तो यहां पर क्या हो गया, इंटरनोडल डिस्टेंस, इंटरनोडल डिस्टेंस क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या हो जाएगी, छोटी पत्ती, स्मॉल लीव्स, और वो भी नजदीक नजदीक। तो जब स्मॉल लीव्स वो भी बहुत करीब करीब हो जाएगी, कहां, एपेक्स ऑफ सूट पर, तो एक बंची अपीयरेंस आएगा, लगेगा ना कि देखिए बंची सा अपीयरेंस। आप देखिए इसका पूरा लीफ स्मॉल, सब कुछ एक कंपैक्ट एरिया पर, अपेक्स एरिया में, तो क्या लग रहा है, एक झुंड सा बंची अपीयरेंस आ गया। और ये बंची अपीयरेंस जहां भी लक्षण आते हैं, प्लांट ग्रोथ यही रुक जाता है, और वो बंची टॉप वही, मतलब वो अपने एपिकल पोर्शन पर बना रह जाएगा। तो इस तरह के जो सिचुएशन होते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं वेजिटेटिव मैंगो मालफॉर्मेशन। और इसका मैनेजमेंट कैसे करें, सिंपल, जब बहुत कारण स्पष्ट नहीं है तो बहुत सिंपल मैनेजमेंट पर ही बात करेंगे। जितनी अफेक्टेड सूट्स हैं, टहनियां हैं, उसको ले जाकर आप विंटर्स में उसकी क्या करें, पहला काम करें, प्रूनिंग करें। प्रूनिंग किसका करना है, अफेक्टेड सूट का। अगर आप कर सकें, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 200 ppm। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एक हार्मोन है, इसके 200 ppm का यदि स्प्रे कब करना है, अक्टूबर में। हर चीज की एक टाइमिंग है। अच्छा, अक्टूबर में क्यों, पहले बात करते हैं नेफ्थलीन एसिटिक एसिड क्या है, यह एक हार्मोन है, और 200 ppm मतलब 200 mg पर लीटर ऑफ वाटर। इमेजिन करिएगा, बहुत थोड़ा मात्रा होगा, बहुत थोड़ा मात्रा होगा। कई बार इतनी थोड़ी मात्रा को घोलना टफ हो जाता है। हम लोगों ने बात, जब फ्रूट ड्रॉप की हमारा वीडियो आपने देखा होगा तो वहां भी ये बात आई थी। तो हमने कहा था अगर ऐसी कंडीशन में आपको एज ए किसान कई बार घोल बनाना मुश्किल होता है, तो बाजार में प्लेनोफिक्स के नाम से एक केमिकल उपलब्ध है। यदि इसका 2 ml मात्रा 4.5 लीटर पानी में आप घोलते हो तो 20 ppm का NaNA का घोल बनाता है। आपको कितना बनाना है, 200 ppm, यानी 10 टाइम्स ज्यादा बना दीजिए आप। यानी 20 ml को अगर आपने कितने 4.5 लीटर पानी में यूज किया है, तो ये हो गया 200 ppm का घोल। तो या तो आप यानी सीधे बाजार से नेफ्थलीन एसिटिक एसिड लीजिए, 200 ppm घोल बनाइए, या प्लेनोफिक्स ले लीजिए, 20 ml लीजिए, 4.5 लीटर पानी में यूज करिए, तो आपका 200 ppm का घोल हो जाएगा। और इसका स्प्रे कब करना, अक्टूबर में। नोट कर लिया, हाँ करिए 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 करिए। प्लेनोफिक्स अक्टूबर में, इसलिए अक्टूबर में अगर आप देखोगे ना फ्लावर, कभी हम मैंगो के कल्टीवेशन की बात जब हम आप लोगों से चर्चा करेंगे, तो मैंगो की टहनियों से फ्लावर, जो टहनियों के भीतर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं ना, तो उसमें अक्टूबर के महीने में फ्लावर बर्ड डिफरेंशिएशन होता है।
ये टहनी ये डिसाइड अक्टूबर में कर लेती है कि कौन सी टहनी फूल बनाएगी और कौन सी टहनी लिप्स बनाएगी, फर्दर शूट बनाएगी। तो अगर उस समय आपने स्प्रे कर दिया तो वो उसके फ्लावर बड डिफरेंशिएशन का टाइम होगा, तो राइट टाइम होगा इसके मैनेजमेंट का। तब बात हमने किया अभी वेजिटेटिव मैंगो माल फॉर्मेशन की। अब बात हम करते हैं लास्ट, दैट इज द रिप्रोडक्टिव मैंगो माल फॉर्मेशन। ये जो हिस्सा है हमने कहा रिप्रोडक्टिव मैंगो माल फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है प्लांट का, मैंगो का, फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस, वो क्या हो जाए, वो डिफॉर्म हो जाते हैं। डिफॉर्म होकर क्या हो जाता है, इसमें फ्लावर के साइज देखिए, ये नॉर्मल फ्लावर है, अगर बहुत ध्यान से देखिए और इसको देखिए, तो इसमें फ्लावर क्या होता है, साइज ऑफ फ्लावर इंक्रीज हो जाता है और इसमें भी एक कह सकते हैं ना, एक बंच सा, एक कॉम्पैक्ट अपीयरेंस आ जाता है, सारे फ्लावर एक मतलब झुंड से लग जाएंगे। और देखिए ये नॉर्मल फ्लावर है, बिल्कुल दूर दूर से सारे फ्लावर दिख रहे हैं और ये फ्लावर ना फ्रूट सेट करता है और जल्दी पेड़ से ड्रॉप भी नहीं करता। इवन कि जुलाई अगस्त में भी आप देखोगे ना, जुलाई के महीने में भी पेड़ पर लटका होता है। सामान्य तौर पर आप फ्लावर क्या होता है, मार्च अप्रैल आते आते तो सारे फ्लावर में फ्रूट सेट जितने लगना फ्रूट सेट हो जाएगा, शेष फ्लावर ड्रॉप कर जाएगा। लेकिन ये फ्लावर ड्रॉप नहीं करता, पेड़ के ऊपर हैंग करता रहता है इवन इन जुलाई में। अच्छा, एक चीज और है, इस दोनों तरफ का एक नॉर्मल फ्लावर और एक मैंगो मालफॉर्म फ्लावर को कंपेयर करोगे उसके जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट के हिसाब से, तो ऐसे फ्लावर में जो मैंगो मालफॉर्मेशन जिसमें ज्यादा है उसमें मेल फ्लावर का परसेंटेज ज्यादा होता है। ऐसे फ्लावर में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होता है और एंटी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई रहता है और ऐसे फ्लावर कभी फ्रूट सेट नहीं करते। फूल देखने में शुरू में जब आएगा ना तब आपको बड़ी अच्छा सा लगेगा, खूब फूल सा है। ये कोई फूल नहीं है, इस फूल है लेकिन ये किसी काम का फूल नहीं है, इसमें कोई भी फ्रूट सेट नहीं होगा, अनावश्यक समय को ये कह सकते हैं बर्बाद करेगा। तो आपने पहचान लिया, अब इसका मैनेजमेंट क्या करें, कैसे करें। दोस्तों इसका भी मैनेजमेंट सेम है, जो प्रभावित टहनियां हैं, जो इन्फ्लोरेसेंस है, जो जिसमें मैंगो माल फॉर्मेशन आ गया है, उसकी प्रूनिंग कर दें, अफेक्टेड एरिया की प्रूनिंग कर दें। रिप्रोडक्टिव मैंगो माल फॉर्मेशन का भी मैनेजमेंट वही होगा जो वेजिटेटिव का है। रिप्रोडक्टिव मैंगो माल फॉर्मेशन, द प्रूनिंग ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स, और दूसरा स्प्रे ऑफ नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 200 ppm। इस प्रकार आपने इस कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल बीमारी का भी मैनेजमेंट आप कर सकते हो। दोस्तों आशा है कि ये आपको वीडियो, ये जो विषय है पसंद आया होगा। पसंद आए तो जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथियों को शेयर करें ताकि आप भी लाभ उठाएं और आपके अन्य साथी जो एग्रीकल्चर में अपनी स्टडी कर रहे हैं वो भी अपना लाभ उठा सकें।